मैंने आपको अब तक इससे पहले न जाने कितने सीरियल किलर्स की कहानियां सुनाई। सारे सीरियल किलर्स, सबका मारने का एक अपना तरीका होता है, सभी को मारने का एक उद्देश्य होता है, लक्ष्य होता है। और एक समय के बाद ये सारे सीरियल किलर पकड़े जाते हैं। पकड़ने के बाद अपना एक बाले जुर्म करते हैं और इन्हें इनकी करने के हिसाब से, इन्होंने जो काम किया, जो पाप किया है, इस हिसाब से इनको सजा दे दी जाती है। लेकिन आज की जो कहानी है, इन सब चीज़ों के उलट है। क्योंकि आज का जो सीरियल किलर है, आज की कहानी का जो सीरियल किलर है, ये कौन था, ये कैसा दिखता था, इसने मारने वालों को क्यों मारा, जिनको मारा था उसके मारने के पीछे वजह क्या थी, कैसे मारता था, क्या करता था, कहाँ रहता था, ये सारी चीजें लगभग 130 सालों से आज तक एक रहस्य बनी हुई है। तो आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह। आज मैं जिस कहानी के साथ, जिस सच्ची घटना के साथ हाजिर हुआ हूँ, इस कहानी को, इस घटना को और खासकर इस सीरियल किलर की डॉक्यूमेंट्री को आज भी लोग स्टडी करते हैं, इस पे रिसर्च करते हैं और अपने अपने तरीके से एक बड़े जहीन दिमाग के लोग इस मिस्ट्री को, इस रहस्य को कि ये सीरियल किलर कौन था, कैसा दिखता था, इसने इतने लोगों को क्यों मारा, इतनी निर्दयी तरीके से क्यों मारा, इन सब चीजों का पता लगाने के लिए अपने अपने तरीके से आज भी रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन पुलिस के हाथ में, लोकल जासूसों के हाथ में और जितने लोगों ने भी आज तक इस पर रिसर्च किया है, इन सभी के हाथ में आज तक कुछ भी नहीं आया। ना कोई सुराग हाथ लगा, ना कोई सबूत हाथ लगा। और लगभग 130 सालों से ये सीरियल किलर आज भी इंग्लैंड के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए एक रहस्य, एक मिस्ट्री बना हुआ है। तो अब सीधा चलते हैं आज की इस कहानी के ऊपर। लेकिन कहानी शुरू करूं उससे पहले आपसे वही अनुरोध, वही निवेदन है कि अगर आप हमारे वीडियो पे नए, हमारे चैनल पे नए हैं, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि जब आप एक लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो आप अपने तरीके से, अपने तरफ से एक ग्लास ग्लूकोज का मुझे दे देते हैं कल की मेहनत के लिए, कल और अच्छी अच्छी वीडियोस लाने के लिए, किसी नई कहानी पर रिसर्च करने के लिए। तो प्लीज एक लाइक, एक कमेंट, एक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो अब सीधा चलते हैं इस कहानी के ऊपर। तो इस कहानी का जो सीरियल किलर है, सबसे पहले उसका नाम, जो आज तक जिस नाम से जाना जाता है, चूंकि आज तक इसका कोई नाम लिया नहीं गया, कहीं कोई नाम ऐसा ऑफिशियल इसका नाम है नहीं, तो मीडिया ने, बाकी लोगों ने जो नाम दिया, वो नाम था जैक द रिपर। और इस कहानी की पेशकश मेरे एक सब्सक्राइबर ने, मेरे अपने एक भाई ने कई दिनों से किया था। लेकिन ये कहानी आज भी एक रहस्य है, तो मैं इस कहानी को सुनाने से बचना चाहता था। लेकिन कई बार उन्होंने कहा, तो लगभग 1 से 1.5 महीने पहले उन्होंने कहा था, तो 1 महीने से मैं इस कहानी पे लगातार, इस डॉक्यूमेंट्री पे काम कर रहा हूँ। और जो जो चीजें निकल के सामने आई, वो आज भी मेरे लिए भी अपने आप में एक रहस्य है। तो ये वक्त है 19, माफ कीजिएगा, 1888 के आसपास, जब विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया की ताजपोशी होती है। तो इंग्लैंड में जो विकास का काम था, जो डेवलपमेंट था, वो बहुत तेजी से होने लगा था। चौतरफा, जिसे कहते हैं चौमुखी विकास। तो इंग्लैंड उस समय अपने चौमुखी विकास की तरफ था। चारों तरफ सिविलाइजेशन, चारों तरफ ऐसी चीजें जो विकास के क्रम में आती हैं, वो 1888 के आसपास बेहद तेजी के साथ फैल रही थी, बेहद तेजी के साथ बढ़ रही थी। तो इसी घटना का यह प्रभाव था कि इंग्लैंड शहर में जो आसपास के देश के लोग थे, वो भी चोरी छुपे, घुसपैठ करते हुए आने लगे थे। यानी जो वहाँ पे रिफ्यूजी थे, जो शरणार्थी थे, वो अपने देश को छोड़ के इंग्लैंड में आके रहने की पूरी कोशिश करने लगे। और जैसे तैसे करके आके पूर्वी क्षेत्र में, खासकर इंग्लैंड के पूर्वी क्षेत्र में, जैसे तैसे करके जुगाड़ लगा के, कोई नीचे से, कोई सेलिंग के नीचे से, कोई भेस बदल के आके रहने भी लगा। और ऐसा माना जाता है कि लगभग 2 से 2.5 लाख लोग इंग्लैंड में एज ए रिफ्यूजी, एज ए शरणार्थी आके रहने लगे थे। और खासकर जो इंग्लैंड का पूर्वी इलाका था, वहां पे एक जगह थी व्हाइट चैपल। वहां पे ऐसे रिफ्यूजी, ऐसे शरणार्थियों की जो संख्या थी, कुछ ज्यादा ही थी। अब आमतौर में जब आप किसी देश के शरणार्थी हैं, कहीं आप जाते हैं, तो जाहिर सी बात है, आपका जो डेवलपमेंट होगा, आपका जो विकास होगा, वहां के लोगों से थोड़ा सा पीछे रह जाएगा। तो इसी क्रम में जो रिफ्यूजी आके रह रहे थे इंग्लैंड में भी, खासकर व्हाइट चैपल में भी, और बाकी वहां के लोकल लोग भी जो थे, वहां का जो विकास था, वो बाकी इंग्लैंड के लोगों से, बाकी इंग्लैंड की जगहों से बेहद उलट था। वहां ना ज्यादा सिविलाइजेशन थी, ना कोई ज्यादा विकास, कई ऐसी चीजें होती थी, ना कोई मुहिम चलाया जाता है। और खासकर वहां के जो डॉक्यूमेंट्स का मानना है, तो उस हिसाब से 2.5 लाख लोगों में लगभग 60,000 लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते थे। तो आप इसी से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पे कैसी हालत थी, कैसा क्या था। तो जब जहां इतनी ज्यादा गरीबी होगी, जहां पे भुखमरी होगी, जहां पे
सिविलाइजेशन नहीं होगी, जहाँ पे शिक्षा नहीं होगी, तो वहाँ पे जो क्राइम होगा वो अपने आप बढ़ता चला जाएगा। वहाँ पे लोग गलत काम करेंगे, कुछ ऐसे गलत धंधे करेंगे, और कोई शराब के काम में लग जाएगा, कोई अगर महिलाएं हैं तो देह व्यापार में लग जाएंगी, वेश्यावृत्ति में लग जाएंगी। तो ठीक ऐसे ही व्हाइट चैपल में जो वहाँ की महिलाएं थी, ज़्यादातर महिलाएं वेश्यावृत्ति में लग गई। और एक रिसर्च का मानना है, जो अब तक सामने आया है, जो रिसर्च में पता चला है, कि लगभग वहाँ पे 60 से 62 कोठे हुआ करते थे व्हाइट चैपल में। उस खासकर उस इलाके में लगभग 60 से 62 कोठे थे, जहाँ पे लगभग 1200 से 1400 महिलाएं काम करती थी। तो आप इससे वहाँ की स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल जो भी उनकी स्थिति थी, चाहे उनकी वेश्यावृत्ति थी, चाहे जो चीज़ें थी, ये सारी चीज़ों में अपने आप में खुश रहा करते थे। न किसी से ज़्यादा मतलब था, न कुछ था। वो अपने इलाके में अपने तरीके से अपना अपना पेट पाल रहे थे, और इस जगह को भी ज़्यादा सुर्खियों में नहीं लाया गया था। लेकिन ये सारी चीज़ें 1888 में अचानक से बदल गई, जब वहाँ पे अचानक से ऐसी महिलाओं का सिलसिलेवार तरीके से बेहद दरिंदगी के साथ कत्ल होने शुरू हो गया। और ये कत्ल का जो सिलसिला था लगभग 3 सालों तक चला, और 3 सालों में जो महिलाएं मारी गई, आज भी वो एक रहस्य है कि मारने वाला कौन था, कैसे मारा गया और क्यों मारा। तो सबसे पहली लाश जो मिलती है, सबसे पहला जो मर्डर होता है, वो होता है 31 अगस्त 1888। एक चार्ल्स नाम का आदमी, लगभग रात के 3:30 से 4 बजे का वक्त था, किसी काम को करके, किसी काम को निपटा के अपने जब लौट के आ रहा था, तो देखता है कि एक लड़की सड़क पे औंधे मुंह लेटी हुई है। तो चार्ल्स को लगता है कि ऐसे इलाकों में ये सब सारी चीज़ें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो चार्ल्स जो था वो इग्नोर करके आगे जाने लगता है, लेकिन उसे लगता है कि यार कोई लड़की है, कोई महिला है, अगर इसे ऐसे छोड़ेंगे तो न जाने इसके साथ क्या हो जाए, तो शायद मुझे पुलिस को फ़ोन कर देना चाहिए, पुलिस को बुला लेना चाहिए। तो चार्ल्स जो था, फ़ोन तो उस समय था नहीं उसके पास, तो भाग के एक पुलिस वाले को बुलाता है, और पुलिस वाला आता है। तो इतनी देर में लगभग 4 बज गए थे। थोड़ी थोड़ी रोशनी भी खिलने लगती है। तो जब सूर्य की रोशनी निकलती है और पुलिस वाला भी पहुंचता है, तो देखता है कि उस लड़की का तो एक तरह से मर्डर हो गया था। मर्डर भी कहना गलत होगा, उस लड़की का एक ब्रूटल मर्डर हुआ था। उस लड़की की गर्दन तब तक काटी गई थी जब तक उस लड़की की गर्दन लगभग अलग नहीं हो गई थी। उसका पेट फाड़ा गया था, पेट की किडनी वगैरह निकाल दी गई थी, और लड़की के जो प्राइवेट पार्ट्स थे उनको भी काट के अलग कर दिया गया था। जो पुलिस वाला ये नज़ारा देखता है, तो उसके एक तरह से पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि एक मर्डर तो ठीक है, आम बात है, लेकिन इस तरह से इतने दरिंदगीपूर्ण मर्डर कौन कर सकता है। तो पुलिस वाले और आसपास के लोग जब इकट्ठा होते हैं, तो अपने आप में ये चीज़ें मान लेते हैं कि ये मर्डर, ये हत्या कोई इंसान नहीं बल्कि कोई दरिंदा था, कोई ऐसा शैतान था। और चूंकि ऐसे पिछड़े इलाकों में भूत प्रेत तो ऐसे शैतानों की बातें जो थी कुछ ज़्यादा ही हो रही थी, तो उन्हें लगता है कि कोई ऐसा डेविल आया था, कोई शैतान था जिसने मर्डर किया होगा। अब पुलिस लाश को कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। तो पोस्टमार्टम में ये चीज़ें सामने आती हैं कि इस लड़की को चाकुओं से रेत के तड़पा के मारा गया, और जिंदी हालत में, जब ये लड़की आधा जिंदा थी, तभी इसके पेट को फाड़ा गया, इसकी किडनी काटी गई, और इसके प्राइवेट पार्ट पे भी चाकुओं से वार करके अलग कर दिया गया। फिलहाल ये मामला जो था एक पिछड़ी जगह का था, और मरने वाली भी एक प्रोस्टिट्यूट थी जिसका नाम मैरी था। तो मामला ज़्यादा तूल नहीं पकड़ता, मामला थोड़ा सा दबा दिया जाता है पुलिस के द्वारा, बात आई गई हो जाती है, मामला रफा दफा हो जाता है। लेकिन जैसे इस घटना के लगभग 1 हफ्ते बीतते हैं, और 8 सितंबर 1988 ये दिन आता है, ये तारीख आती है, तो एक जॉन नाम का आदमी, वो भी सुबह सुबह जो अपने घर के पीछे का दरवाज़ा खोलता है धूप लेने के लिए, कि ठंडी का मौसम था, हल्का हल्का ठंडी थी, तो सोचता है कि चलो पीछे की खिड़की खोलते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, और धूप का थोड़ा सा आनंद लेते हैं, सनबाथ लेते हैं। तो जब वो धूप के लिए दरवाज़ा खोलता है, तो देखता है कि उसके घर के पिछले दरवाजे की थोड़ी दूर एक लड़की औंधे मुंह उसी तरीके से लेटी हुई है। अब जॉन भी अपने टेलीफोन से, बाकी चीज़ों से पुलिस से कांटेक्ट करता है, पुलिस आती है। तो पुलिस देखती है कि एक लड़की, उसकी भी गर्दन काटी गई है, उसका भी पेट उसी तरीके से फाड़ा गया है, और फाड़ने के बाद उसके अंदर के पार्ट्स निकाले गए हैं, उसके प्राइवेट पार्ट को काटा गया। अब पुलिस फिर इस लाश को कब्जे में लेती है, इस लाश की जांच पड़ताल की जाती है, तो पता चलता है कि इस लड़की का नाम एनी है, और इसका भी मर्डर पहले ही मर्डर की तरह ब्रूटली हुआ है। अब यहाँ से पुलिस वाले थोड़ा सा हरकत में आते हैं। अच्छा, पुलिस वालों के हरकत में आने की सबसे बड़ी वजह ये थी, किसी टाइम पे, इसी दौर में, वहाँ की मीडिया को एक गुमनाम लेटर मिलता है, और इस लेटर में जो ये 2 मर्डर हुए थे, इन दोनों मर्डर के बारे में उस लेटर में बताया गया था कि मैंने ही मारा है, और
हिम्मत है तो पकड़ के दिखाओ, जो जिन्हें लगता है कि बहुत सही दिशा में काम कर रहे हैं, बहुत वर्क कर रहे हैं, उनमें हिम्मत हो, उनमें क्षमता हो, तो मुझे पकड़ के दिखाओ। तो जब ये लेटर मीडिया में आता है और मीडिया वालों के लिए एक मसालेदार न्यूज़ सामने आती है, तो मीडिया वाले इस लेटर को छाप देते हैं अपने अपने अखबारों में। और जब ये चीज़ छपती है, ये बातें उस व्हाइट चैपल में फैलती है, तो व्हाइट चैपल के साथ साथ पूरे इंग्लैंड में ये बात फैल जाती है। तो अब जो सारा प्रेशर था, मैंने अक्सर अपनी कहानी में बताया कि जब मीडिया प्रेशर बनाती है तो पुलिस वाले कुछ ज़्यादा ही हरकत में आते हैं। तो जब सारा प्रेशर पुलिस पे आता है, पुलिस वाले जांच पड़ताल करने जुटते हैं, थोड़ा गहराई से जांच पड़ताल करते हैं, तो पता चलता है कि इस लड़की का नाम एनी है और इसे रुमाल से कस के मारा गया है। बाकी सारी चीज़ें जो पहली लाश जैसी थी वो ये सेम चीज़ें थी। तो अब पुलिस थोड़ा सा हरकत में आती है, जांच पड़ताल अपनी तेजी से करती है, जगह जगह गश्त करती है, जो संदिग्ध थे उनसे पूछताछ करती है, लेकिन सुराग के नाम पे, सबूत के नाम पे पुलिस वालों के हाथ कुछ भी नहीं आता। फिर उसके बाद जैसे कुछ दिन बीतते हैं, लगभग 10 दिन बीतते हैं, 10-12 दिन, और दिन आता है 23 सितंबर, मतलब इसी महीने में तीसरा दिन आता है। तभी एक लुइस नाम का आदमी रात को अपना क्लब जो है वो बंद करके अपने घर की तरफ आ रहा था। रात के 2-2:30 बजे का वक्त था। जब लुइस आता है तो देखता है कि एक महिला औदे मुंह लेटी हुई है। तो लुइस को लगता है कि शायद कौन है, कैसे। तो लुइस उसे जब हिलाने की कोशिश करता है तो उसकी जो बॉडी थी, जब उसके शोल्डर को पकड़ के हिलाता है, शोल्डर तो हिलता है लेकिन जो सर था वो स्टे रह जाता है। यानी जो सर था वो बॉडी से काट के अलग कर दिया गया था। तो लुइस जब ये नज़ारा देखता है तो लुइस की तो चीख निकल जाती है। अब पुलिस वाले फिर आते हैं, मामले की जांच पड़ताल करते हैं, और जांच पड़ताल के दौरान जब पता चलता है कि इस लड़की का नाम स्प्राइड है, और फिर से डॉक्टर आते हैं, चेक करते हैं, लड़की मरी थी और मारने का जो तरीका था वो भी पहले जैसा था। अब पुलिस वाले इस घटना को, इस मामले को जब जांच कर ही रहे थे, तभी थोड़ी दूर से एक चीख की आवाज़, एक आदमी की चीख की आवाज़ और आती है। अब पुलिस वाले भाग के वहां जाते हैं तो वहां भी एक लड़की की लाश वैसी सेम पहले जैसी हालत में पड़ी हुई है, और बाकी चीज़ें जो थी बाकी 2 लाशों जैसी थी। और जो आदमी चीखा था वो भी जब इस लाश को देखता है तो डर जाता है। यानी कि इधर पुलिस एक मामले की जांच कर ही रही थी, तभी दूसरी एक लाश और मिल जाती है, और उस दूसरी लड़की का नाम कैथलीन था। अब जो डॉक्टर विलियम सिकेरा थे, जो डॉक्टर आते हैं जांच करने, उनका नाम डॉक्टर विलियम सिकेरा था। जब वो जांच कर रहे थे तो देखते हैं कि कैथलीन की एक किडनी काट के निकाल ली गई है, और बाकी बॉडी पे हर जगह अनगिनत चाकुओं से वार किया गया था, और उनके प्राइवेट पार्ट्स को काटा गया था। अच्छा, इससे पहले जो अभी 15 मिनट पहले लाश मिली थी, उस लाश को बस मारा गया था, उसके साथ कोई ऐसी ज्यादती नहीं की गई थी कि उसको काटा गया, पीटा गया हो, यानी उसे बड़ी जल्दी में मारा गया था। लेकिन जो ये कैथलीन थी, इसे बाकायदे बड़े इत्मीनान से काट के चाकुओं से मारा गया, इसके बॉडी को अलग अलग किया गया। अब जब डॉक्टर विलियम ये सारी चीजें देखते हैं, और लगभग पिछली 4 लाशों को मुआयना कर चुके थे, तो जब पुलिस वाले उनसे पूछते हैं तो डॉक्टर विलियम कुछ कुछ कंक्लूजन, कुछ कुछ निष्कर्ष देते हैं। क्योंकि पुलिस वालों पे इतना प्रेशर था कि ये कौन है, क्यों मार रहा है, सुराग के नाम पे, सबूत के नाम पे कोई भी चीज हाथ नहीं आ रही। तो डॉक्टर विलियम से जब पूछा जाता है तो 2-3 चीजें बताते हैं। वो कहते हैं कि मारने वाला जो है वो बाएं हाथ से काम करता है, पहली चीज। क्योंकि जो गर्दन पे चीरा लगाया गया था वो दाहिने से बाएं लगाया गया था। अच्छा, आमतौर पे अगर आप चेक कीजिए, आप कोई चीज काटते हैं, अगर राइट हैंड के हैं तो आप बाएं से दाहिने की तरफ काटेंगे, अगर आप लेफ्ट हैंड के हैं तो दाहिने से बाएं की तरफ। तो इस हिसाब से, इस बेसिस पे उन्होंने अंदाज लगाया कि मारने वाला जो था वो लेफ्टी है। अब पुलिस के पास एक आदमी है जो लेफ्टी है। अब इतनी बड़ी जनसंख्या में, इतनी बड़ी आबादी में पुलिस वाले उस आदमी को ढूंढें कैसे? इधर मीडिया का भी प्रेशर, और जब इतनी लगभग 5 मर्डर हो चुके थे, 4 मर्डर हो चुके थे, तो जो पुलिस वाले थे वो लोकल डिटेक्टिव, लोकल जासूस और ऐसे लोग जो ऐसे काम करते हैं, रहस्य सॉल्व करते हैं, उन सबका सहारा लिया जाता है। अलग अलग तरीके से जांच की जाती है, रातों को पेट्रोलिंग बढ़ा दी जाती है, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन सुराग के नाम पे, सबूत के नाम पे कुछ भी हाथ नहीं आता। इन लड़कियों के पास जो संदिग्ध देखे गए थे, और ऐसे लोगों के ऊपर थोड़ा सा इनाम भी घोषित किया जाता है कि ऐसे कौन लोग हैं जो बता सकते हैं। तो एक शॉर्ट्स नाम का आदमी आता है, वो बताता है। यहां से इस रहस्य में एक चीज का खुलासा शायद हुआ था, और पुलिस की गलती की वजह से, अगर पुलिस वाले इस बात को सीरियस लेते तो शायद मामला जो था शायद सॉल्व होता। ये भी शायद में ही कहा जाता है। जब शॉर्ट्स आता है तो बताता है कि जो 23 सितंबर को स्प्राइट का मर्डर हुआ था, उसके मरने के पहले मैंने उसे 2 आदमियों के साथ देखा था। उसमें से एक आदमी
इससे लड़ रहा था, हाथापाई हो रही थी और एक आदमी खड़ा था। तो शॉर्ट्स को लगता है कि शायद ये दोनों पति पत्नी है और कपल हैं, तो ऐसे कपल्स के बीच में मेरा बोलना ठीक नहीं। तो शॉर्ट्स वहां से जाने लगता है तो देखता है कि जो मार मतलब जो जो आदमी इस लड़की से लड़ रहा था, इस महिला से लड़ रहा था, इसके साथ एक आदमी और खड़ा था, यानी ये टोटल दो लोग थे। तो उसी में से एक आदमी शॉर्ट्स का पीछा कर लेता है। अब शॉर्ट्स वहां से बेचारा भागता है और भागने के बाद जब पीछे मुड़ के देखता है तो दोनों आदमी और लड़की गायब थे। यहां से शॉर्ट्स जो बताता है कि लगभग दो आदमी थे, इस बात को पुलिस इग्नोर कर देती है। और शायद पुलिस आज ये मानती है कि ये इग्नोर करना कि दो लोग थे, पुलिस वालों की सबसे बड़ी गलती थी। अब इधर धमकी भरे ऐसे खुलासे भरे सनसनीखेज लेटर मिल रहे थे, सारी चीजें हो रही थी, सारी जांच हो रही थी, लेकिन मीडिया का भी प्रेशर था। और प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ता गया क्योंकि 5 मर्डर हो गए थे। मारने का तरीका था कि पेट को फाड़ दिया गया था, अंदर की चीजें निकाल ली गई थी। ये सारी चीजें जब होती हैं तो जो महारानी एलिजाबेथ थी, माफ कीजिएगा विक्टोरिया थी, वो खुद इस इलाके में आते हैं जिस गंदी जगह पे वो कभी कदम नहीं रखना चाहती, इस इलाके में आते हैं और पुलिस को हिदायत देती हैं कि जल्द से जल्द इस मामले को सॉल्व किया जाए, इस घटना को, इस रहस्य को सुलझाया जाए। अब पुलिस वाले अपनी जांच को और तेज करते हैं और ऐसे संदिग्धों को उठाने उठाने लगते हैं और लगभग ऐसा माना जाता है, ऐसा रिकॉर्ड पे है कि लगभग 2000 लोगों को उठाया गया था। अच्छा, जब पुलिस वाले इस चीज की जांच कर रहे थे, इस चीज की पड़ताल कर रहे थे, तो उन्हें कैथलीन का एक सॉल, एक कपड़ा मिलता है। जिस कपड़े से कैथलीन का गला घोट के मारा गया था उसी का एक टुकड़ा कुछ दूर पे पुलिस वालों को मिलता है। पुलिस वाले इसे उठा के रख लेते हैं, लेकिन उस टाइम तक इतनी डीएनए ऐसी चीजें मतलब थी नहीं कि इस मामले का खुलासा किया जा सके। अब इस घटना को जैसे ही कुछ दिन बीतते हैं, तभी एक मैरी नाम की महिला की लाश उसी के घर में, जब उसका मकान मालिक उससे किराया मांगने जाता है और कहता है कि किराया दो, तो दरवाजा अंदर से नहीं खुलता। तो जब मकान मालिक खिड़की से झांक के देखता है तो देखता है कि उस महिला की, मैरी की लाश को बुरी तरीके से फाड़ा गया था। पेट को, ब्रेस्ट को काट के अलग कर दिया गया था, गर्दन को चीर दिया गया था, सर को काट दिया गया था, हाथ काट दिया गया था और किडनी और ऐसी चीजें निकाल ली गई थी, आंत को बाहर निकाल के फैलाया गया था। यानी जो मारने का तरीका था, इससे ये चीजें साफ हो रही थी कि जो मारने वाला था ऐसी महिलाओं से बहुत ज्यादा नफरत करता था जो वैश्यावृत्ति में थी। अच्छा, एक एक चीज और कॉमन थी कि जो मरने वाली महिलाएं थी लगभग लगभग सारी वैश्यावृत्ति में जुड़ी हुई थी। तो यहां से जो एक क्लू मिलता है कि मारने वाला ऐसी वैश्याओं से, ऐसे काम करने वालों से बहुत नफरत करता है। और मारने के जो तरीका था बेहद दरिद्रतापूर्ण था। तो इससे पता चलता है कि ये जो सीरियल किलर है जो मार रहा है, ये बहुत गुस्से में, बहुत नफरत की भावना के साथ मार रहा है। अब फिलहाल पुलिस जांच करती रहती है, अलग अलग लोगों से पूछती है, अलग अलग लोगों से पहचान करवाती है, लेकिन सुराग के नाम पे, सबूत के नाम पे कोई भी चीज हाथ नहीं आती। और हाथ आता है तो सिर्फ लेटर। इसमें से कई लेटर फ्रैंक वाले थे, जो पुलिस के पास प्रैंक के लिए बहुत लोगों ने भेजे थे, लेकिन 3 ऐसे लेटर थे जिसको आज ये माना जाता है कि ये लेटर जैक द रिपर ने ही लिखे थे और ये नाम भी उन्हीं लेटर से ही मिला था। दरअसल एक लेटर में ये कहा गया कि मैं ही इन लोगों को मार रहा हूं और तुम्हारे में हिम्मत हो तो मुझे पकड़ के दिखाओ। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत सही दिशा में काम कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे में इतनी क्षमता नहीं कि तुम मुझे पकड़ लो। और जो मैंने कैथलीन को मारा है उसकी किडनी मैंने निकाली थी, आधी किडनी मैं तुम्हें भेज रहा हूँ और आधी किडनी मैंने पका के खा ली, और वो आधी किडनी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट थी। और उस लेटर के साथ एक बॉक्स था, उस बॉक्स में एक किडनी, आधी किडनी रखी हुई थी और उस लेटर पे लास्ट में लिखा था योर्स जैक द रिपर। क्योंकि ये नाम मीडिया ने पहले ही उसे जैक द रिपर दे दिया था, ये नाम उसने खुद से अपना नहीं बताया। जब मीडिया ने अपने अखबारों में ऐसी चीज़ों में जैक द रिपर, जैक द रिपर लिख के छापा तो उसने भी अपना नाम जैक द रिपर लिख लिया। अब फिर पुलिस वालों को जब ये चैलेंज मिलता है, पुलिस वाले जांच करते हैं और 1882 से लेकर 1891 तक ऐसे लगभग 11 मर्डर हुए। पुलिस वाले जांच करते रहते हैं, संदिग्धों को उठाते रहते हैं। इसमें सबसे बड़ा जो संदिग्ध था वो कोई और नहीं, महारानी विक्टोरिया का पोता प्रिंस विक्टर। सबसे बड़े संदिग्ध में प्रिंस विक्टर का भी नाम आता है, क्योंकि कहने वालों का मानना है कि जो प्रिंस विक्टर था उसने वहीं की एक गरीब लड़की से शादी की और कुछ दिन बाद तलाक देके छोड़ दिया। और वो गरीब लड़की जो थी वो प्रेग्नेंट हो गई थी और बाद में वो लड़की उसी कोठे में से किसी कोठे पे जाके अपनी वेश्यावृत्ति करने लगी थी। और उस लड़के को जन्म दे के, उस लड़के को पैदा करके वो और उस कोठे की और जो महिलाएं थी वो प्रिंस विक्टर और महारानी विक्टोरिया को ब्लैकमेल करना चाह रही थी, उनसे कुछ पैसे वगैरह उन्हें बदनाम करने की साजिश करने वाली थी। इस वजह से
प्रिंस विक्टर ने ही अपने आदमियों से इन लोगों को मरवाया और घटना की जांच को दबवा दिया। लेकिन इस बात का कोई सुराग, कोई सबूत आज तक नहीं मिल पाया। लेकिन संदिग्धों में सबसे बड़ा नाम प्रिंस विक्टर का भी आया था। अब इस घटना को जब 1991 के बाद ऐसी मर्डर, ऐसी चीजें बंद हो जाती है, तो पुलिस वालों को लगता है कि शायद वो सीरियल किलर मर गया या फिर हम लोग की तहकीकात, हम लोग की पेट्रोलिंग की वजह से भाग गया। और इन्हीं सब वजह से धीरे धीरे ये फाइल आज दबा दी गई। और लगभग 125 सालों बाद 125 सालों बाद साल 2014 में एक मैगजीन में खुलासा हुआ था कि जो जैक द रिपर था वो एक बार्बर जिसका नाम एरोन था। ये वही बार्बर था जो जैक द रिपर था। चूंकि और इसके पीछे जो तथ्य दिया गया था, जो लॉजिक दिया गया था, वो लॉजिक ये था कि जो कैथलीन की सॉल आधी गायब थी, वो जब एक जगह पे मिलती है तो उसका जो डीएनए था, उस लाश पे जो खून मिलता है, उसका डीएनए इस आदमी से लगभग मैच करता है। तो इस आधार पे इसे जैक द रिपर घोषित कर दिया गया। लेकिन इस बात का भी कोई ऑफिशियल प्रमाण, ऑफिशियल ऐसी कोई चीज बाहर नहीं आई। तो लगभग पिछले 130 सालों से जैक द रिपर कौन था, वो ऐसी महिलाओं को ऐसे बर्बरतापूर्ण क्यों मारता था, कहाँ से आया था, क्या रीजन था मारने का, ये सारी चीजें आज भी एक रहस्य बनी हुई हैं। और इसमें जो संदिग्धों के दो नाम आए, वो पहले महारानी विक्टोरिया के पोते प्रिंस विक्टर और दूसरे जिसका नाम एरोन था, वो जो बार्बर था, ये दो नाम आए। लेकिन इन दोनों नामों के पीछे भी अभी तक ऑफिशियल पुष्टि नहीं हो पाई। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। तो अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि जब आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो आप अपनी तरीके से एक गिलास मुझे ग्लूकोज दे देते हैं, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कहानियाँ सुनाते समय मैं अगर जब आपको प्रीमियर करता हूँ, लाइव करता हूँ, तो लाइव कहानी में दूसरी आईडी से मैं चैट, आपसे लाइव चैट पे उपलब्ध रहता है। आपके जो क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं तुरंत आपके उत्तर देता हूँ। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी मुझसे जुड़ सकते हैं। लिंक जो है मैं उसको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो प्लीज़ अगर आपको कुछ पूछना हो, कुछ बात करनी हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझसे इंस्टा पे ऐड हो सकते हैं। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी नई कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।